बायोलॉजी क्या है? बच्चे माइक्रोबायोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बायोलॉजी पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Biology is the study of life. It means in microbiology we are going to study the life of microorganisms. Microorganisms are microscopic organisms. Means very small organisms are these. अब क्यों इनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं? क्योंकि हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोप. ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको देखते हैं. जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें मैं माइक्रोबायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, ये आपको बताऊंगी. और व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये सारा मैं डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, तो देखो देयर आर मैनी ट्रांसमिशन सोर्सेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. These are animal sources, airborne transmission, then transmission through contact infection, foodborne infection, फॉर्मेट्स है ना, फॉर्मेट से ट्रांसमिशन, देन ह्यूमन कैरियर्स, इंसेक्ट्स एंड सॉइल बोर्न ट्रांसमिशन भी ये हो सकता है. एनिमल सोर्सेस कैसे ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शन? देखो सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं फॉर ह्यूमंस. certain organisms, ये जो organisms लिखा हुआ है means they are talking about microorganisms that are pathogenic. pathogenic agents क्या होते हैं अभी? do you know? these are disease causing agents. okay, so कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमंस के लिए डिजीज कोजिंग होते हैं एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी, एंड may be communicated to humans by direct, indirect और intermediary animals. वो उनका जो ट्रांसमिशन है या तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से हो जाएगा या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से हो सकता है. मतलब मान लो कोई जो है एनिमल का कोई प्रोडक्ट यूज किया हमने, है ना, एनिमल पहले से ही इन्फेक्टेड था, उसको ह्यूमन बीइंग ने यूज कर लिया तो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होगी इन्फेक्शन. और कोई भी इंटरमीडिएटरी होस्ट हो सकता है जो ट्रांसमिशन का काम करे. नेक्स्ट इज एयरबोर्न. एयरबोर्न ट्रांसमिशन वी नो वेरी वेल, है ना. कुछ कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस ऐसी होती हैं जो कि एयरबोर्न होती हैं. एयरबोर्न मीन्स वो एयर में स्प्रेड हो जाती है. जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो है अपना पर्सन हो सकता है या कोई एनिमल हो सकता है, अपना डिस्चार्ज जो है वो एयर में एक्सपेल आउट करता है फ्रॉम माउथ और नोज बाय स्नीजिंग और कफिंग. ठीक है, तो इस तरह से ये डिजीजेस हो जाती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्ट इन्फेक्शन. कॉन्टेक्ट इन्फेक्शन ये भी कॉन्टेक्ट में आने से है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट. एग्जाम्पल है एसटीडीज, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर कॉन्टेक्ट इन्फेक्शंस. नेक्स्ट आर foodborne infections, ट्रांसमिशन. foodborne ट्रांसमिशन कैसे हो गया कि कई बार क्या होता है कि कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन ने वो फूड मटेरियल पहले हैंडल किया हुआ है या फिर कोई इंसेक्ट आके उसको कंटेमिनेट कर गया है फूड को, और उसको जब कंज्यूम कर लेता है कोई, जैसे ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया या किसी एनिमल ने कंज्यूम कर लिया इन्फेक्टेड फूड, तो उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ट्रांसमिट हो जाएगा फॉर्मेट्स के थ्रू. फॉर्मेट्स दीज आर inanimate objects, means non living objects होते हैं,
एग्जाम्पल बुक्स होगी, कुकिंग यूटेंसिल, ये जो मटेरियल जो है नॉन लिविंग मटेरियल जो इन्फेक्टेड पर्सन ने पहले यूज किया है, फिर कोई हेल्दी पर्सन उसको यूज कर रहा है, तो इस तरह से ये ट्रांसमिशन हो जाएगा फ्रॉम होस्ट टू हेल्दी पर्सन। देन ह्यूमन कैरियर्स भी हो सकते हैं। देखो जैसे कोविड-19 चला हुआ है ना, इसमें पेशेंट जो है ठीक होने के बाद भी उनको थोड़ा टाइम के लिए बोला जाता है आप होम क्वारंटाइन रहिए, क्योंकि हो सकता है उनकी रिकवरी के बाद भी उन वो क्या पता कैरियर बन चुके हों, होस्ट बन चुके हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी उनके ऊपर सरवाइव कर रहे हैं, बेशक उनके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई है, वो रेजिस्टेंट हो गए हैं टू द पर्टिकुलर डिजीज, बट जब कोई हेल्दी पर्सन उनके कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, कैरियर बन जाएंगे, इन्फेक्शन को कैरी कर लेंगे फ्रॉम द एक्चुअल कैरियर ऑफ द डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, तो ये भी ट्रांसमिशन का सोर्स होते हैं, इनको हम फिजिकल कैरियर्स बोलते हैं, हाउस फ्लाई हो गई, एनोफ्लिस मॉस्किटो हो गई। अब सम डिजीजेस आर सॉइल बोर्न आल्सो। सॉइल बोर्न डिजीजेस कैसे, कि देखो जो कई बार कफ स्नीज करते हैं है ना इन्फेक्टेड पर्सन, तो वो जो उनके डिस्चार्ज हैं वो ड्राई होने के बाद सॉइल में स्पोर फॉर्म में आ जाते हैं, और वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो स्पोर्स होते हैं उनको एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए उसको एक्टिव होने के लिए, तो जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है वो एक्टिव होके इन्फेक्शन कोज कर देते हैं। अब डस्ट में, सॉइल में वो स्पोर रिसाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं, जैसे ही कोई जैसे हवा आई, आंधी आई, तूफान आया, है ना, वो हवा उड़ के हमने इनहेल की, चाहे वो ह्यूमंस ने या फिर अदर एनिमल्स ने इनहेल की, या फिर उस सॉइल में ग्रो हुए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ना प्लांट्स, है ना, उनको हमने कंज्यूम किया, प्लांट पार्ट्स को कंज्यूम किया, तब भी वो इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। तभी बोला जाता है कि कोई भी रॉ मटेरियल है, बिफोर वी ईट दैट, है ना, वी हैव टू क्लीन प्रॉपरली। ओके, क्योंकि कुछ सॉइल बोर्न डिजीजेस जो हैं उनके स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। ओके, देन माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एक स्पेसिफिक ब्रांच है बायोलॉजी की, that essentially deals with the elaborated investigation of microscopic organisms termed as microbes। अब देखो ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें साइंटिस्ट जो है वो लगातार खोज में लगे हुए हैं कि हम न्यू जो स्ट्रेन्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उनको इन्वेस्टिगेट करना है, उनको पता लगाना है, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी पता होना जरूरी है ना, ताकि हमें पता चले कि कोई बीमारी हो रही है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है ना, ताकि उसके एंटी जो है हम एंटीबॉडीज बना सकें। और हमें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी पता होना चाहिए कि कौन से हमारे लिए हेल्पफुल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसलिए माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब माइक्रोबायोलॉजी जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ना, वो हमने पता लगाना है। कहाँ कहाँ मिलते हैं, अबे बताओ थोड़ा, कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? सॉइल में, एयर में, वाटर में। हाँ, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें पता नहीं था, देखो ह्यूमन बीइंग जो है ना, जो पहले वाला ह्यूमन बीइंग था, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो उनको पता नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कुछ होते हैं, छोटे छोटे जीव भी होते हैं, क्योंकि हमारी आंखें तो वही बिलीव करती हैं जो हमें दिखाई देता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमें दिखाई नहीं देते, तो हम कैसे बिलीव कर लेते हैं। आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, उसमें सारा कुछ मैं क्लियर करूंगी इसके बारे में कि पहले जो लोग थे उनकी क्या विचारधारा थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ
जो है माइक्रोबायोलॉजी उसमें हम पढ़ेंगे। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, देन सेल डिस्कवर किया, है ना। फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने, जैसे एंटोनी ल्यूवेनहुक आ गए, इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप का यूज करके कुछ ना कुछ चीजें उसमें देखनी शुरू कर दी कि देखें क्या है। तो एक दिन ऐसे ही ल्यूवेनहुक जो है उन्होंने देख लिया माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ वाटर जैसे होता है ना, कीचड़ होता है थोड़ा, उसका पानी लेके स्लाइड बना के उसको जैसे ही ऑब्जर्व किया तो उसको कुछ मोटाइल थिंग्स दिखाई दी, चलती फिरती चीजें दिखाई दी। तो उसने पता लगाया कि हाँ जी, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमें अपनी आंखों से तो दिखाई नहीं देते, बट यूजिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंस वी कैन सी दैट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो उसने पता लगाया। तब फिर जो है ये कुछ 100 सालों की ही बात है, मतलब 1600 समथिंग, अभी जैसे ये 2000 चल रहा है ना, वो 1600 कुछ की बात है जब ये डिस्कवर हुआ, 70s की, 1670, मतलब ऐसी जो टाइम था ना, उस टाइम पे ये डिस्कवरी हुई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। उसके पहले जो है पता नहीं था। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर इनकी एग्जिस्टेंस देखें, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो ये हर जगह पे मिलते हैं पूरे, मतलब अपने स्पेस में भी, यहाँ भी मिलते हैं, अर्थ पे भी मिलते हैं, आउटर स्पेस पे भी मिलते हैं, मतलब सब जगह ये यूनिवर्स में फैले हुए हैं। तो एयर, वाटर, सॉइल, मैरीन किंगडम, सब जगह ये प्रेजेंट। नेक्स्ट जैसे देखो, interestingly, each and every microbe essentially bear both specific and special characteristic features. अब देखो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं उसके, है ना। स्ट्रेन आप समझते हो, स्पीशीज, एक जीनस है उसकी कई सारी स्पीशीज होती हैं, और उन स्पीशीज की जो सर्वाइवल कंडीशंस हैं वो भी बहुत अलग अलग होती हैं। कोई स्ट्रीम्स में, पोन्स में रहते हैं, कोई लेक्स में रहते हैं, कोई रिवर्स, ओशन, आइस, वाटर बोन पाइप्स, हॉट स्प्रिंग्स, देन इवन GIT, है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी रहते हैं, देन रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट नोड्यूल्स में रहते हैं, एंड इवन इन ऑयल वेल्स में भी वो सरवाइव करते हैं, इतनी हार्श कंडीशन में भी ये सरवाइव करते हैं। सो इन जनरल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय very typical and extremely high degree of adaptability, इनमें adaptation ज्यादा होती है, तो एंटायर बायोस्फीयर को ये कवर करते हैं, सब जगह ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो फाइनली वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज दिस? आपने क्या याद कर लेना है, पेपर में आ सकता है, एक्सप्लेन माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन, गिव इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये आपको डिस्कस करनी है उसमें। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज, ठीक है, छोटे साइज के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी स्टडी है, दैट इंक्लूड एसेंशियली बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन्स एंड viruses. Okay, these are also included as microorganisms. हमें पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया आ जाता है, और जो बाकी के जो 3 किंगडम बचे, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड ये एल्गीज हो गए, है ना। तो ये किस में आ जाते हैं, कौन से किंगडम में आ जाते हैं? पोरिफेरा, प्रोटिस्टा, है ना, पोरफायरा और फंजाई, ये जो किंगडम में है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सारे। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को ही हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी की क्लासिफिकेशन, ये माइक्रोबायोलॉजी सब क्लासिफाइड है। अब हम ऐसे तो नहीं है कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे ही एक ही जगह पे, एक ही ब्रांच में हम स्टडी कर लें। जो बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी जो ब्रांच है वो बैक्टीरियोलॉजी होती है।
माइक्रोबायोलॉजी की वो क्लास जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है, दैट इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। ऐसे ही जिसमें फंगस की स्टडी की जाती है, दैट इज नोन एज माइकोलॉजी। जिसमें एल्गी की स्टडी की जाती है, दैट इज नोन एज बाइकोलॉजी। प्रोटोजोन्स की स्टडी की जाती है, प्रोटोजूलॉजी। ऐसे ही वायरसेस की स्टडी की जाती है, दैट इज नोन एज वायरोलॉजी। ठीक है, ये आपको समझ में होनी चाहिए। उसके बाद आपके सिलेबस में है इंट्रोडक्शन, देन स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखो वेरियस एडवांटेजेस फील्ड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आपको बता रही हूँ। ये जो फील्ड्स मैं आपको बताऊंगी यही स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का, इसको आपने ध्यान में रखना है और ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, फर्स्ट इज एरो माइक्रोबायोलॉजी। एरो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है ये नोट कर लें आप अपने पास, जब भी आपने क्लास लगानी है आपके पास अपनी एक नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स मैं बताऊंगी जो आपको यहाँ स्लाइड में विजिबल नहीं है ना, वो आपको पढ़ लेंगे। बच्चे आपको सारा ये विजुअलाइज तो हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना? यस मैम, हो रहा है। ओके, एरो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स व्हिच आर सस्पेंडेड इन द एयर। हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड हैं, एयर में सस्पेंडेड हैं, उनकी स्टडी को हम एरो माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारी एयर है हमें पता है मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, और गैसेस जो होती हैं वो मतलब आसानी से कुछ भी चीज है वो आसानी से स्प्रेड हो जाती है ना। तो अगर हम मुंह से कफ या स्नीज करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हवा में स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हवा में एयर जो है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड है, इट मींस दैट इज द एरो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनको उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? एरो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बोलते हैं एरो माइक्रोबायोलॉजी। अब एक दूसरी टर्म है बायो एरोसोल्स। अब मुंह से जो निकल रहे हैं ऑर्गेनिजम्स और हवा में जा रहे हैं, या फिर कोई स्किन में कोई इंफेक्शन है, या कहीं भी आसपास जहां भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं और हवा में फैले हुए हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है दैट इज नोन एज एरोसोल्स। सॉरी, एरो बायो एरोसोल्स, इनको बायो एरोसोल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एरो माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ इनके यूजेस हैं, क्योंकि हम स्कोप पढ़ रहे हैं ना। व्हाई डू वी स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एयर? दिस हेल्प्स इन द ओवरऑल प्रिजर्वेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ फूड। अगर हमें पता होगा कि हवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे फूड को वो गंदा कर सकते हैं, कंटेमिनेट कर सकते हैं अगर हमने इस पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन पे रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले ही अपना प्रेपरेशन कर मतलब उसके लिए इंतजाम कर लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में हम डाल के रख देते हैं फूड मटेरियल को, या बनाते वक्त हम देखते हैं उसको जितना हीट कर सके, जैसे दूध को हम बॉयल करके यूज करते हैं कि दूध में बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पे पनपने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए बिना बॉयल किया हम दूध यूज नहीं कर सकते। ऐसे मतलब माइक्रोबायोलॉजी की जब ये स्टडी हुई कि हवा में होते हैं, तभी हमने ये सब सोचा कि फूड प्रेपरेशन करने वक्त और कैसे हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देन फूड प्रोन डिजीजेस, कुछ फूड प्रोन डिजीजेस होती हैं है ना, वो कैसे कोज होती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई है ना, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कोज करते हैं, जो ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और उनका प्रिवेंशन कैसे करना है, इनकी वो डिजीज कोज हो गई है, अगर हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता होगा कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ये बीमारी कोज की है, तभी हम उसका एक रेलेवेंट इलाज जो होगा, ट्रीटमेंट है, वो
खोज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज बेवरेज माइक्रोबायोलॉजी। देखो कई तरह के ड्रिंक्स, बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर अदर जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स है ना, ये सारे जो बियर हो गया है ना, वाइन्स हो गए, ये सारे जो है ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके ये बना रहे हैं फर्मेंटेशन से। अब देखो कुछ लोग जो हैं ये पुराने अल्कोहलिक ड्रिंक्स या फिर बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर यूज करें तो उनको भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि ये ड्रिंक्स जो हैं इनमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है कंटेमिनेट होके मतलब और कोई स्ट्रेन में, हार्मफुल स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाए। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी माइक्रोबायोलॉजी का रोल है ना। वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। अगर हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, इनके ये जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं इनकी डिटेल्स पढ़ें तो उसमें हम ये सब पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। देन एक्सोमाइक्रोबायोलॉजी। बच्चे exomicrobiology is also a very new term. Exo means they are talking about outside, है ना। Study of microorganism in outer space is known as exomicrobiology. या फिर कोई भी स्पेस कंडीशंस प्रोवाइड की जाए और वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाए, दैट इज नोन एज एक्सोमाइक्रोबायोलॉजी। अब देखो हमारे साइंटिस्ट्स हैं वो क्यों इंटरेस्टेड हैं कि हम स्पेस पे जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके आए। क्यों वो इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं लाइफ सस्टेनेबिलिटी। वो ना टाइम टू टाइम जाके चेक करते रहते हैं स्पेस में जाके कि कहाँ पे जाके जो है लाइफ सस्टेन कर सकती है ना। अर्थ पे तो है ही एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, अब पता लगाना है कि और भी स्पेस में कोई जगह है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा पीछे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हर जो कंडीशंस होती हैं, वेरी स्वेयर कंडीशंस होती हैं, वहां पे भी सरवाइव करते हैं। जैसे अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, या पानी में सॉल्ट, सी में भी ये प्रेजेंट है। देखो जहाँ पे सॉल्ट कंसेंट्रेशन कितनी ज्यादा होती है। देन रेडिएशन जहाँ पे बहुत पड़ती है, सनलाइट बहुत गर्मी होती है ना, वहां भी ये सरवाइव करते हैं। देन अगर इनको न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर ना मिले तब भी सरवाइव कर जाते हैं। जितने स्पेस क्राफ्ट वगैरह जाते हैं आउटर स्पेस में, है ना, वहां पे देखा जाए तो वो माइक्रोबियल काउंट बड़ा ज्यादा होता है। कई बार देखो कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेस में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते तो वो धरती से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भेजे जाते हैं ऊपर, जो कि जो ऊपर ह्यूमन बींग्स जो गए हुए हैं, साइंटिस्ट हमारे गए हैं, उनके लिए यूजफुल है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी इन स्पेस इज नोन एज एक्सोमाइक्रोबायोलॉजी। ये एक थोड़ा डिफरेंट फील्ड आ गया है। इसका भी एक अलग से सब्जेक्ट होता है जिसमें डिटेल्ड स्टडी होती है। हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, हमें जो पढ़ना है। बट introduction to microbiology and scope of microbiology and history of microbiology is also included in our syllabus. That's why we are studying. Okay, then is food microbiology. Food microbiology जैसे फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम, है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनते हैं। जैसे चीज हो गया, योगर्ट हो गया, कर्ड हो गया, देखो मिल्क होता है ना। मिल्क जो होता है उसमें लैक्टोज शुगर होती है ना, लैक्टोज शुगर होती है। जैसे ही हम उसमें लैक्टोबैसिलस डालते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डाला दूध में, तो उसने उसको लैक्टोज शुगर जो थी मिल्क में उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और जो वो लैक्टिक एसिड है उसने कोएगुलेशन कर दी। कोएगुलेशन मतलब उसको दूध को जैसे वो फट जाता है ना दूध, है ना, फिर वो मिल्क फॉर्म कर्ड फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो देखो कर्ड फॉर्मेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हुआ।
इसी तरह से चीज बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, योगर्ट बनाने में भी, ईस्ट बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है. सो many food preparations are made by use of microorganisms. So that branch is known as food microbiology. Next is geochemical microbiology. Geochemical microbiology क्या है? ये भी एक साइंटिफिक फील्ड है ना, जो क्या करता है, जिसमें जो रोल ऑफ माइक्रोब्स है ऑन जियोलॉजिकल एंड जियोकेमिकल प्रोसेसेस जो है वो देखा स्टडी किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है जियोलॉजिकल एंड जियोकेमिकल प्रोसेसेस में. जियोकेमिकल प्रोसेसेस क्या है? जैसे जियोकेमिकल इज रिलेटेड टू धरती के जो केमिकल है, अर्थ से जो हमें चीजें मिलती है, जैसे कोल है ना, कोल मिल रहा है हमें, मिनरल डिपॉजिट्स मिल रही हैं कई, है ना, कई 100 साल पुराने, है ना, पेट्रोलियम की जैसे डिस्कवरी हुई है ना, पेट्रोल कैसे बनता है, उसके सोर्सेस कैसे बनते हैं, कोल कैसे फॉर्मेशन होता है. तो इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है. सो टू हेल्प इन द स्टडी ऑफ कोल, मिनरल डिपॉजिट्स एंड gas formation, and then prospecting the deposits of gas and oil, है ना, इनका पता लगाना. then coal, recovery of minerals from low grade ores, जो ore होते हैं, मिक्सचर होते हैं, है ना, ऑफ कई सारे मटेरियल्स के, जैसे पेट्रोल है ना होता है, वो भी एक और होता है, उसमें से हम कैरोसिन अलग करते हैं, अल्कोहल अलग करते हैं, मतलब डिफरेंट थिंग्स जो हैं उनको अलग करते हैं ओर्स में से. आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में. देन इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी. इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में इंडस्ट्री में प्रेपरेशन की जाती है यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लाइक कुछ केमिकल्स बन रहे हैं, जैसे फिनोल बन रहा है, एसिटिक एसिड बन रहा है, विनेगार बोलते हैं जिसको. देन लैक्टिक एसिड बन रहा है, मैंने आपको बताया लैक्टोबैसिलस का यूज करके बनता है. जैसे सिट्रिक एसिड बन रहा है, स्कॉर्बिक एसिड. आपने वो सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ा होगा, पूरा क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा, कैसे ये बनता है. उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसमें भी जो है रोल होता है. देन एंजाइम्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए. देन ग्लूकोज सिरप हो गया, हाई फ्रक्टोज सिरप हो गया. तो ये सारे, ये तो इंडस्ट्री लेवल पे यूज हो रहे हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी इनका रोल है. जैसे मैं बायोकेमिस्ट्री के साइकिल्स की बात कर रही थी अभी आपके सामने, है ना. देन इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बहुत जरूरी है हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे पता लगाना, क्योंकि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि पेशेंट को किस टाइप की बीमारी है, क्योंकि वो डायग्नोसिस करवाता है फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शन caused by particular type of pathogenic microorganism, जिसे पता चल जाता है कि किसी डिसीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है ना, उसका कॉजल एजेंट क्या है जिसने ये बीमारी कोज की है ना. और जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, टाइफॉइड है तो वो टाइफस कोज करता है. ऐसे ही जो ट्यूबरकुलोसिस है, उसको कौन सा उसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, कोजल एजेंट कौन सा है ट्यूबरकुलोसिस का? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई. तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं. तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो डिजीज कोज करते हैं उनका पता लगाना इज द फील्ड ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, ताकि हम प्रॉपरली पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे सकें. डॉक्टर्स, फिजिशियंस जो है पेशेंट केयर में अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सके. दैट्स व्हाई there is need to study medical microbiology. Next is pharmaceutical microbiology. Pharmaceutical microbiology is the subject that we are going to study.
हमें जो पढ़ना है सब्जेक्ट हमारे B.Pharm के सिलेबस में है, BDU के सिलेबस में। तो मेकिंग ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, जैसे अब देखो सबको कितना हाहाकार मचा हुआ है कि हाँ जी वैक्सीन आ जाए जल्दी से हमें, है ना, अब हम अपनी आज़ादी फिर से चाहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ये जो हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो देखो लाइफ सेविंग ड्रग जो वो बनने वाली है वो कौन बनाएगा, किस फील्ड को बिलोंग करके, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन हो गए, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, इन सबको लाइफ सेविंग ड्रग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बॉडी में जो सेप्सिस होते हैं ना, एब्सेस होते हैं, कोई सेल डेड हो रहा है उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, उन सेल्स को किल करने में हेल्पफुल और उनको ट्रीट करने में हेल्पफुल है, क्योंकि एक गंदा सेल बाकी के सेल्स को भी खराब कर देता है। अगर इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स ना यूज किए, एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं, मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं, या उनकी सेल डेथ करवा देते हैं, उनको आगे स्प्रेड नहीं होने देते किसी भी इन्फेक्शन को, इसीलिए इनको लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं। इसमें कोई और एग्जांपल नहीं दी है, इसके अलावा जो वैक्सीन्स हैं, एंटी सीरा प्रेपरेशंस हैं, ऑल दीज आर फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन। नेक्स्ट इज सॉइल एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी क्या है, देखो हमारे जो फील्ड्स है ना, वहाँ पे अच्छी किस्म के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकें। अब प्लांट्स जो हैं उनको कई तरह की डिजीजेस होती हैं, है ना, तो हमें पता लगाना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी क्रॉप को खराब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो उसका पता होगा तभी हम उसके प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें उनका भी पता होना चाहिए, जैसे नाइट्रोबैक्टीरियम है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट्स, जो बीन प्लांट्स होते हैं, है ना। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों जरूरी है, कभी सोचा है आपने, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आए हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हवा में जो ये नाइट्रोजन एलिमेंट है ये फ्री फॉर्म में रहता है, और जो प्लांट्स होते हैं क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, ये फूड बनाते हैं, अल्टीमेटली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका फूड बनते हैं ये, जो इसीलिए इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो इनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी के एसेंशियल कंपोनेंट्स बनते हैं। आपने पिछली क्लास में बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें आपने एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, ये सब आपने पढ़े। अब देखो जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड चेन होती है, और अमीनो एसिड्स किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन हवा से मिलती है थ्रू फिक्सेशन बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। अब कई प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते सॉइल में, है ना, तब उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है जो ये लाइटनिंग होती है ना, जैसे बहुत आंधी तूफान आता है ना, बादल जो है जब टकराते हैं तो लाइटनिंग जो होती है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो इस तरह से जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स, उनके अंदर नाइट्रोजन जाती है ना, फिर नाइट्रोजन से हमारे अंदर वो जो प्लांट्स हैं उनसे हमारे अंदर नाइट्रोजन जाती है, अगर हम उनको एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, और वो हमारी बॉडी का एसेंशियल कंपोनेंट बन जाती है। तो इस तरह से सॉइल एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, इसको स्टडी किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी क्रॉप्स के लिए, है ना, एग्रीकल्चरल जो बैकग्राउंड है उसे देखा जाए, जो
हार्मफुल है एज वेल एज जो यूजफुल है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है इस माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट इज वेस्ट ट्रीटमेंट माइक्रोबायोलॉजी। दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ domestic and industrial effluents or waste by lowering the BOD, biological oxygen demand, है ना, एंड COD, कार्बन ऑक्सीजन डिमांड जो होती है ना। ओके, तो जो है वेस्ट ट्रीटमेंट माइक्रोबायोलॉजी में देखो, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो इस माइक्रोबायोलॉजी के अंडर ही आ जाते हैं। देखो कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसा होता है जिसको गलने सड़ने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए देयर इज नीड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सैप्रोफाइट्स आपने पढ़ा होगा, है ना, जानते हो अबे सैप्रोफाइट्स पता है, डू यू नो? पढ़े हम। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप, तो जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स, सॉरी, जो डेड एंड डिकेइंग थिंग्स होते हैं उनके ऊपर सरवाइव करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चीजों को गलने सड़ने में हेल्पफुल होते हैं। तो इनको यूज करके, जैसे जो सीवेज सिस्टम होता है हमारा, है ना, तो वो सीवेज का जो इतना सारा मटेरियल होता है उसको कैसे प्योरीफाई किया जाता है, उसको कैसे डिकम्पोज किया जाता है, उसके जो इफ्लुएंट्स हैं उनको कैसे खत्म किया जाता है, वहाँ पे ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं। जो सीवेज टैंक होता है बड़ा सा, जिससे कि वाटर प्योरीफाई करके उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करना है या क्लींजिंग पर्पस के लिए यूज करना है ना, जहाँ पे ये ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ये जो एफ्लुएंट होते हैं इनको डिकम्पोज करने के लिए वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन डाले जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको कंज्यूम कर लेते हैं और फाइनली ये खत्म हो जाते हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल है। तो वहाँ पे जो कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती हैं वो होती है BOD। BOD is biological oxygen demand। तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, तो इन दिस वे we have studied the very scope of microbiology। ओके, तो समझ आ गया होगा आपको? कोई दिक्कत हो तो बताओ अबे। नहीं मैम, नहीं कोई बात। सारा आ गया समझ में? क्या कुछ पढ़ा हाँ हमने? जी, हाँ जी मैम, आ गया। हाँ, थोड़ा सा रिव्यू बताओ। पहले मैम माइक्रोबायोलॉजिकल के बारे में, हाँ जी, फिर मैम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं माइक्रो माइक्रो जो क्या क्या हेल्प करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, उसकी डेफिनेशन ड्राइव की। उसको पढ़ने से पहले हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, है ना। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है फ्रॉम होस्ट टू हेल्दी पर्सन। होस्ट होता है जिसके जो इन्फेक्टेड होता है उसे हम होस्ट बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी की टर्म। होस्ट से कैसे वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं इन्फेक्शन। देन हमने डेफिनेशन पढ़ी माइक्रोबायोलॉजी की, फिर हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी, है ना, क्लासेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी। देन हमने पढ़ा स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हिस्ट्री हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है